दोस्तों अब तक ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि जो नई सरकार भारत के अंदर बनने जा रही है, यानी कि जो नई लोकसभा भारत के अंदर बनेगी, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी, जिसके अंदर मुख्य भूमिका के अंदर आपको देखने को मिलेंगे नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। और ऐसे में नेगोशिएशंस का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में डिमांड निकलकर सामने आई है बिहार और आंध्र प्रदेश से कि भाई उनको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। व्हाट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, यहां पर हमें देखना होगा। तो स्पेशल राज्य का दर्जा यहां पर मांगा जा रहा है और क्या होता है स्पेशल राज्य का दर्जा और पहले क्यों यह व्यवस्था बनाई गई, ये सारी बातें, इन चीजों को हम यहां पर इस पूरी वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। देखते हैं दोस्तों पूरा मामला यहां पर आखिर क्या है। अगर बात करें यहां पर तो ये फोटो आजकल आप देख सकते हैं काफी ज्यादा फेमस हो रही है, जिसके अंदर यहां पर एक तरफ आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी दिखते हैं और दूसरी तरफ को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू देखने को मिलते हैं। और ऐसे में यहां पर नेगोशिएशंस का दौर पूरी तरह से शुरू हो चुका है, क्योंकि मेजर कोलिशन पार्टनर आपको इस समय बीजेपी के साथ एनडीए के अंदर जो मेजर कोलिशन पार्टनर्स है उसके अंदर आपको टीडीपी और आपको यहां पर जेडीयू देखने को मिलती है। अब ऐसे में अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि बिहार ने यहां पर स्पेशल कैटेगरी की जो डिमांड की है वो कोई नई डिमांड यहां पर नहीं है, बिहार ये डिमांड पहले से करता आ रहा है। और ऐसे में अगर बात करें नवंबर 2023 के अंदर बिहार ने अपनी स्टेट की असेंबली के अंदर स्पेशल कैटेगरी का दर्जा प्राप्त करने के लिए रेजोल्यूशन भी पास किया था। तो आप यहां पर देख सकते हैं बिहार ने ऑलरेडी यहां पर डिमांड जो है स्पेशल कैटेगरी के लिए उठा रखी है। अब यहां पर हमें दोस्तों ये समझना होगा कि आखिर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है। क्या हमारे संविधान में कहीं प्रावधान है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का? क्योंकि पेपर के अंदर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई संविधान जो है वो डिसाइड करता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसको मिलेगा किसको नहीं। तो ऐसा नहीं है, हमारे संविधान में आपको कहीं पर भी से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी राज्य को दिए जाने का जो प्रोविजन है ये आपको हमारे संविधान में तो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर यह स्कीम जो है 1969 के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है और ऐसे में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की, यानी कि जो पांचवा आपको फाइनेंस कमीशन देखने को मिलता है, उसके आधार पर यहां पर यह स्कीम जो है इंप्लीमेंट की जाती है। और ऐसे में यह स्कीम इसलिए इंप्लीमेंट की जाती है क्योंकि ऐसा देखा गया कि देश के कई कुछ रीजन्स या फिर आप कह लीजिए देश के कुछ राज्य आपको पिछड़े हुए नजर आते हैं बाकी देश के राज्यों के मुकाबले। तो ऐसे में यहां पर उन राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डालकर कुछ स्पेशल असिस्टेंस यहां पर उनको दिया जाए, यानी कि उनको यहां पर डेवलपमेंट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रांट और पैसा और थोड़ी एक्स्ट्रा सहायता उनको यहां पर दी जाए। तो ऐसे में अगर बात करें यहां पर सेंट्रल प्लान्ड असिस्टेंस के तहत ऐसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो थे राज्य उनको दर्जा दिया गया और ऐसे में यहां पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो कि आपको देखने को मिलेगा प्लानिंग कमीशन के अंडर आती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के तहत ऐसे राज्यों को स्पेशल सहायता दी जाने लगी। अब अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि क्राइटेरिया क्या है, किस आधार पर यह तय किया जाता है कि किस राज्य को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाना चाहिए, या फिर ये किसी भी राज्य को बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो ऐसे में अगर बात करें इतना तो हमें समझ आता है कि बहुत आसानी से मिलने वाला दर्जा तो ये नहीं है, क्योंकि बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश इसकी डिमांड काफी लंबे समय से करते रहे हैं। अब ऐसे में अगर बात करें यहां पर 5 ऐसे क्राइटेरिया आपको देखने को मिलते हैं जिसके आधार पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी राज्य को दिया जाता है। एक, या तो वो राज्य हिली यानी कि पहाड़ी इलाका हो और डिफिकल्ट टेरेन हो, यानी कि वहां पर दुर्गम रास्ते हो। दूसरा, वहां पर लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो और साथ में वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी भारी मात्रा में आपको मिलती हो। तीसरा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर लगने वाला देश आपको राज्य आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर जो भी राज्य आपको देखने को मिलते हैं बॉर्डर एरियाज में पड़ते हैं तो वो जाहिर सी बात है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हो जाते हैं अपने आप ही। तो ऐसे में स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर अगर कोई राज्य है तो वो भी स्पेशल कैटेगरी का दर्जा प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा वहां पर जो इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस आपको देखने को मिलती है, यानी कि वहां पर आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर आपको बैकवर्डनेस देखने को मिलती है। इसके अलावा यहां पर राज्य के जो स्टेट फाइनेंसेस हैं, यानी कि राज्य की जो वित्तीय हालत है, राज्य की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तब ऐसे में यहां पर उस राज्य को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाता है। तो ये 5 क्राइटेरिया आपको बेसिकली देखने को मिलते हैं। अभी फिलहाल अगर बात करें तो जो स्कीम यहां पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की इंप्लीमेंट की गई थी 1969 के अंदर, उसके तहत अगर यहां पर देखें तो 11 राज्य को आपको देखने को मिलेगा अभी तक स्पेशल कैटेगरी का दर्जा प्राप्त है। ये 11 राज्य को और देखेंगे, अगर आप इनकी लोकेशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये सभी उन 5 क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए नजर आएंगे।
जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर आपको एक पहाड़ी इलाका भी देखने को मिलता है और ऐसे में बॉर्डर एरिया भी देखने को मिलता है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और ऐसे में पूरा नॉर्थ ईस्ट आपको देखने को मिलता है इंक्लूडिंग सिक्किम। ये सभी राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर आते हैं। तो मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आपको कौन कौन से राज्य देखने को मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल, जम्मू, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सभी ये राज्य 11 के 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में देखने को मिलते हैं। अब अगर बात करें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में कि किस प्रकार की मदद यहां पर दी जाती है और क्या यह मदद अभी भी दी जा रही है, इनको यहां पर देखते हैं। अगर बात करें यहां पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को किस प्रकार की मदद दी जाती है, तो यहां पर बताया जाता है कि गदगिल मुखर्जी फॉर्मूला जो है वो ये डिसाइड करता है कि किस प्रकार की कितनी मदद यहां पर राज्यों को दी जानी चाहिए। ऐसे में अगर यहां पर बात करें तो कहता है जो टोटल सेंट्रल असिस्टेंस, यानी कि केंद्र सरकार राज्यों को जिस प्रकार की सेंट्रल असिस्टेंस के रूप में मदद दिया करती थी, उसका 30% यहां पर चला जाएगा किसके पास? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के पास। तो यहां पर यह कहा गया, ये जो गदगिल मुखर्जी फॉर्मूला है ये कहता है कि जितना भी सरकार राज्यों को मदद करती थी, फाइनेंशियल हेल्प करती थी, और ऐसे में उसका 30% सिर्फ एलोकेट हो जाएगा किनको? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को। यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को काफी ज्यादा यहां पर आर्थिक मदद यहां पर मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें अब प्रेजेंट स्टेटस आपको क्या देखने को मिलता है। प्रेजेंट स्टेटस की अगर आज बात करें तो ऐसे में देखते हैं कि भाई नीति आयोग जब से बना है उसके बाद से आप देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन जो है खत्म हो चुका है। इसके अलावा जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता था अब वो भी उस तरह से यहां पर देश में अब देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर यहां पर बात करें, अब भारत जो है प्लानिंग कमीशन के हिसाब से जो हमारे 5 ईयर प्लान आते थे और प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता था, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता था, उसके हिसाब से चीजें अब नहीं चलती है। तो अब यहां पर इन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो राज्य हैं इनको मदद कैसे दी जाती है। तो ऐसे में यहां पर स्पेशल कैटेगरी जो राज्य हैं इनको जो मदद दी जाती थी, ऐसे में जो इनकी मदद है, ठीक है, अब ये सबस्यूम कर दी गई है, यानी कि इसको मर्ज कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो फॉर्मूला बताया गया कि भाई इस प्रकार से राज्यों की मदद करनी है, उसमें इसको मर्ज कर दिया गया है। अब यहां पर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है उनको यहां पर कोई अलग से यहां पर 30% एलोकेशन नहीं होता है, बल्कि यहां पर क्या किया गया है कि सभी राज्यों का यहां पर मिलने वाला जो सहायता थी, सेंटर जो पैसा एलोकेट करता था, जितना भी टैक्स का जो पैसा सरकार के पास आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और उस पैसे को अगर बांटा जा सकता है राज्यों के साथ, उसको हम कहते हैं डिविजिबल पूल का पैसा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स का पैसा अपने पास रखती है और जो पैसा राज्यों के साथ बांटा जा सकता है उसको कहते हैं डिविजिबल पूल ऑफ द टैक्स रेवेन्यू। अब ऐसे में अगर यहां पर बात करें, सरकार यहां पर राज्यों को शेयर देती है टैक्स रेवेन्यू में से, तो ऐसे में यहां पर जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है ये भी जो राज्यों के साथ बांटा जाना है इसको यहां पर सरकार बढ़ा चुकी है। कहता है कि 13th फाइनेंस कमीशन देती थी सिर्फ 32%, यानी कि 13th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से जो टैक्स रेवेन्यू का पैसा होता था डिविजिबल पूल का, वो राज्यों के साथ 32% सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर किया करती थी। अब यहां पर क्या कर दिया गया है, ये पैसा बढ़ाकर 42% कर दिया गया है, और ऐसे में जो अलग से 30% यहां पर सेंट्रल असिस्टेंस आपको देखने को मिलता था, एलोकेट होता था, वो इसी में अब मर्ज करके यहां पर ओवरऑल सभी राज्यों के लिए खर्चा जो है यहां पर बढ़ा दिया गया है। उनको जो सरकार शेयर करती है जितना पैसा, वो यहां पर ओवरऑल सबके लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा यहां पर सरकार कुछ ऐसे भी क्लॉज अपनाती है, जैसे कि मान लीजिए जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, ठीक है, ऐसे में यहां पर सरकार क्या करती है, नॉर्मल राज्य को सरकार 60% और 40% के रेशियो में खर्चा डिवाइड करती है। जैसे मान लीजिए कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका खर्चा राज्य और सरकार को दोनों, राज्य को और केंद्र को दोनों को उठाना है, तो ऐसे मामले में जो नॉर्मल राज्य हैं, जो कि सभी जनरल राज्य हैं, उसके अंदर सरकार 60% खर्चा उठाती है और 40% खर्चा राज्य उठाता है। 60% केंद्र सरकार उठाती है और 40% राज्य सरकार उठाती है। वहीं पर अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की, और जिन राज्यों को प्रायोरिटी इस समय दी जाती है, तो ऐसे मामलों में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 90% खर्चा यहां पर केंद्र सरकार उठाती है, जो कि नॉर्मल राज्य के मामले में सिर्फ 60% वहां पर होता है। तो ऐसे कुछ असिस्टेंस आपको इस समय देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें, जो 30% टोटल सेंट्रल असिस्टेंस का जाता था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के राज्यों के पास, वो अब अलग से नहीं जाता है। अब यहां पर 14th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ही बढ़ा हुआ जो एलोकेशन है सभी राज्यों का, वो जाता है सभी राज्यों में। उसके अलावा यहां पर सरकार नॉर्थ ईस्ट के और हिली राज्यों को अलग से मदद करती है, जिसके अंदर सरकार सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 90%, केंद्र सरकार 90% कंट्रीब्यूट करती है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा यहां पर चीजें जाती हैं। अब अगर बात करें यहां पर
तो सवाल उठता है कि यहां पर हमें समझ आता है कि क्राइटेरिया भी हमने देखे कि भाई किस तरह से हिली टेरेन है, बैकवर्डनेस है, ट्राइबल एरियाज है, तो वहां पर हम देखते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा राज्यों को दिया गया। लेकिन यहां पर आंध्र प्रदेश आखिर ये डिमांड क्यों कर रहा है? अगर आंध्र प्रदेश की दोस्तों ये डिमांड देखें तो आंध्र प्रदेश का कहना है कि जब से 2014 से जब से आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करके उसमें से तेलंगाना बना है, तो ऐसे में हैदराबाद जो है वो तेलंगाना के पास चला गया, और ऐसे में यहां पर हैदराबाद तेलंगाना के पास जाने से आंध्र प्रदेश को रेवेन्यू लॉस यहां पर हुआ है। और ऐसे में आंध्र प्रदेश का कहना है कि यहां पर राज्यसभा के अंदर जब डिबेट हो रही थी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाने के ऊपर 2014 के अंदर, यानी कि जब आंध्र प्रदेश को डिवाइड किया जा रहा था, बाइफरकेट किया जा रहा था, तो राज्यसभा में वहां पर जो डिबेट हुई थी उसके अंदर यहां पर सरदार मनमोहन सिंह जी, जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने कहा था कि 5 साल के लिए आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन जो बाद में यहां पर नहीं हो पाया। और ऐसे में यहां पर ये जो ओरल बात कही गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, इसी का आधार बनाकर आंध्र प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड करता रहा है। उसके अलावा बिहार यहां पर क्यों डिमांड कर रहा है? तो दोस्तों अगर बिहार को यहां पर अगर आप देखेंगे तो मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी, अगर वहां पर देखेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा भारत के अंदर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आपको बिहार के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एक ऐसी गरीबी होती है जिसके अंदर सिर्फ पैसे के आधार पर ही गरीबी नहीं देखी जाती, बल्कि यह भी देखा जाता है कि कुछ मूलभूत सुविधाएं जो है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, ये सारी चीजें अगर लोगों को मिल रही है या नहीं मिल रही। तो अगर इस मामले में बिहार को देखें तो सबसे ज्यादा गरीब और पिछड़ा हुआ आपको बिहार इस पूरे मामले में मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी के रूप में देखने में नजर आता है। अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि बिहार का जो पर कैपिटा नेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, बिहार का जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 2022-23 में, यह भी आपको 31,280 रुपए के आसपास देखने को मिलता है, जो कि पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा कम है। तो बिहार आपको देखने को मिलता है भारत के सबसे गरीब यानी कि पुअरेस्ट राज्यों में आपको देखने को मिलता है। और अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि यहां पर 33.76% यहां की जो पॉपुलेशन है ये मल्टी डायमेंशनली पुअर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि बिहार की जनता काफी ज्यादा यहां पर बताया जा रहा है, क्योंकि यहां पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी काफी ज्यादा है। ऐसे में बिहार को यहां पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डालने कर स्पेशल आर्थिक सहायता की यहां पर डिमांड की जा रही है। ठीक है, अब ऐसे में अगर बात करें तो कहता है कि यहां पर नीतीश कुमार जो है ऑलरेडी पहले भी सरदार मनमोहन सिंह को भी, उनकी जब सरकार थी तब यहां पर उनसे भी अपील करते रहे कि भाई बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाए। और ऐसे में यहां पर उस जमाने में जब यूपीए सरकार हुआ करती थी तब रघुराम राजन कमेटी भी बनाई गई थी, और कमेटी पब्लिश करती है, और ऐसे में यहां पर 2013 में ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करती है, बट यहां पर किसी भी प्रकार का एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बिहार के मामले में नहीं लिया गया था। तो यहां पर दोस्तों ये है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, और अभी उसका क्या स्टेटस है ये सारी बातें यहां पर हमने देखी। और ऐसे में देखते हैं कि आगे चीजें निकलकर कैसे सामने आती हैं, किस तरह से ये डिमांड अनफोल्ड होती है, और क्या यहां पर जो इस समय एनडीए सरकार है वो इसको मंजूरी देती है, सहमति देती है या फिर नहीं। दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी यहां पर एक बहुत ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स आप सभी दोस्तों के लिए लेकर आया है। जो भी दोस्त ये सोचते हैं यूपीएससी की तैयारी आखिर कैसे करनी है, समझ नहीं आ रहा, कोर्सेज बहुत महंगे हैं, तो ऐसे दोस्तों के लिए 499 में बहुत अफोर्डेबल कोर्स यहां पर लॉन्च किया गया है। और ऐसे में यहां पर आपको एनसीईआरटीज कवर करवाई जाएंगी, और आप जब यहां पर एनसीईआरटीज कवर करेंगे तो आप देखेंगे आपको सभी कोर सब्जेक्ट्स पर काम करवाया जाएगा। दोस्तों यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोर सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक। आपका चाहे किसी भी प्रकार की स्टेज में हो आप एग्जाम की, चाहे आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, या फिर आप इंटरव्यू के स्टेज में है, ये कोर सब्जेक्ट्स आपके काम में आने ही आने हैं। तो ऐसे में यहां पर आप इस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स आपको यहां पर पढ़ाए जाएंगे। दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव। अगर आप SMK लाइव कोड लगाते हैं तो आप यहां पर एनसीईआरटी सिर्फ 499 में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2025 की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए बाइलिंगुअल आरंभ बैच लॉन्च हो चुका है, और ट्रायम्फ बैच जो कि इंग्लिश मीडियम का बैच है ये लॉन्च हो चुका है। और ऐसे में इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलती है, 1-on-1 मेंटरशिप जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, स्टडी मटेरियल मिलता है। साथ में दोस्तों ये कोर्स 15 महीने का है, ना कि 12 महीने का, यानी कि आपको 3 महीने एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर अगर सिर्फ 24,999 यानी कि प्राइस भी आपको काफी ज्यादा अफोर्डेबल मिलता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है, मटेरियल मिलता है, 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं।
और यहां पर सभी टॉप एजुकेटर्स जीरो से आपको अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। और दोस्तों याद रखेंगे सीसैट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो सीसैट का भी कोर्स आपको मिलता है। तो इसीलिए ये 24,999 का, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, ये कोर्स लगभग 30,000 रुपए का था। स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड्स पर इसको 24,999 पर यानी कि 25,000 रुपए में कर दिया गया है। दोस्तों अगर इसमें एनरोल करना है इनमें से किसी भी बैच में, तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। इसके अलावा दोस्तों 9 जून को होने वाले जो ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट है उसके अंदर जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। सुबह 9:30 बजे जीएस का पेपर होगा, दोपहर में 2:30 बजे सीसैट का पेपर होगा। कोड लगाना नहीं भूलेंगे, SMK लाइव, बिल्कुल फ्री एनरोलमेंट है। इसके अलावा ₹1 में टेस्ट सीरीज आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। 2024 के लिए एग्जाम जो होने वाला है, ₹1 की टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे आपको मिलती है। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। इसके अलावा दोस्तों यहां पर सीसैट, जो कि सबसे बड़ी समस्या बन चुका है स्टूडेंट्स की, उनके लिए भी यहां पर सीसैट का कोर्स लॉन्च हो चुका है। कोड लगाना होगा SMK लाइव। अगर आपको सिर्फ 1999 के अंदर लगभग 2,000 रुपए में आपके इस कोर्स में अंदर एनरोल करना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। मतलब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप जीएस के साथ जैसे आप देख सके, सीसैट आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। और मधुकर कोटावे सर के साथ आप यहां पर रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड सारे टॉपिक्स यहां पर कवर करेंगे। दोस्तों ये था पूरा मामला। आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।